दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विशु डागर और मेरे चैनल का नाम है विल्डरनेस अनप्लग्ड विशु। तो इसमें मैं आपको इसमें विल्डरनेस से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, जो मैंने अनुभव किया है 12-13 सालों में, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जिम कॉर्बेट से, कि कॉर्बेट का अस्तित्व कहाँ से आया। कॉर्बेट जो था, वो सतारों की संपत्ति थी। तो यहाँ पर जो गोरखा रहते थे, तो जो गोरखा थे वो यहाँ से छोटे पैमाने पर जो रंग, शहद, लकड़ी, आपके जो भी है वो दवाइयों के रूप में जो औषधि होती थी, उनका एक छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। जब हमारे यहाँ देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ 1815 में, हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने गोरखाओं पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया तो फिर इसके बाद में गोरखाओं से उनको बाहर निकाल के यहाँ पे जो वन थे, उनकी अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी और सन 1815 से लेकर 50 तक यहाँ पर जनों को जो वन थे, साल के जो जंगल थे, उनका बहुत तेज़ी से कटान शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे जो जंगल था, वो खतरे में आ गया था, कम होने लग गया था। फिर इनको दूसरी चीज़ इनको शिकार का बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो जितने भी जंगली जानवर थे हमारे, आपका टाइगर हो गया, आपका शुगर हो गया, आपका हिरन हो गया, इन सब का भी शिकार करते थे। तो जो भी ब्रिटिश अधिकारी आता था उसके लिए पूरा अरेंजमेंट किया जाता था। हाथियों पर बिठा के उनका जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। तो ये भी एक दुखद घटना थी उस टाइम पे। तो एक उस टाइम पे एक बनारघाटकी थे, ई.आर. स्टीवंस और ई.एन. स्माइसिस, 1950s 16 और 17। उन्होंने एक वन अभयारण्य घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उस टाइम पर उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक उन्होंने एक मुहिम चला दी कि हाँ भई, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो फिर ये जब आगे धीरे-धीरे बढ़ता रहा, तो उस टाइम पे फिर एफवी चैंपियन, जो बहुत अच्छे ट्रैप कैमराज़, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र्स रहे हैं, और हमारे जाने-माने चेहरे जिम कॉर्बेट, जो जिनका पूरा नाम एडवर्ड जिम कॉर्बेट है, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे मेल्कल हेनरी, उससे मिलकर 1934 में 300 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था, उसको वन आरक्षित अभयारण्य में घोषित करवाया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जब ये 5 साल के लिए घोषित हो गया, तो कुछ फ़ायदा मिला, कुछ वनों की कटाइयों में मतलब बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। तो 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क कर दिया गया। तो ये पूर्णतः आरक्षित क्षेत्र हो गया। तो यहाँ कोई वनों की कटाई और ये सब नहीं होती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो यहाँ से जो जितने भी ब्रिटिशर थे वो चले गए, तो हमारे जिम कॉर्बेट साहब भी केन्या में जाके चले गए। तो 1936 से लेके 1952 तक इसका नाम हेली नेशनल पार्क रहा। फिर 52 से लेके 55-6 तक इसका नाम रहा रामगंगा नेशनल पार्क। हमारी गवर्नमेंट ने चेंज किया। फिर 56 55 में केन्या में उनकी मृत्यु हुई जिम कॉर्बेट साहब की, तो उनके नाम पर ही इस नाम का पार्क का घोषित कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उससे लेके और आज तक इस पार्क को जिम कॉर्बेट के नाम से ही बुलाया जाता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे छोटे-छोटे बफर ज़ोन्स, सोनावाड नदी एक है, उसको मिला के इस पार्क को 1937 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। और इसमें बफर ज़ोन्स और कोर ज़ोन्स को मिलाकर 1288.31 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र
मिला दिया गया, जिसमें 821.99 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो कोर का है, और करीब-करीब 466.32 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो बफर का है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में अभी क्या है इसकी कॉर्बेट का अस्तित्व बताया है। इसके बाद में कॉर्बेट की स्टोरीज, कॉर्बेट के बारे में क्या है, कौन-कौन से एनिमल्स हैं, कौन-कौन से बर्ड्स हैं, बर्ड्स का क्या बिहेवियर है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा आगे जो जो भी ब्लॉग्स बनाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अभी आगे बढ़ के हम और भी जानकारी लेंगे कि कॉर्बेट के अंदर क्या है, कितना फॉरेस्ट है, कितने टाइगर्स हैं, कौन-कौन से बर्ड्स हैं, कौन से बर्ड्स कहाँ से आते हैं, कौन से बर्ड्स की कैसे पहचान है, कैसे ये एरिया कवर करते हैं, जो भी है। धन्यवाद, मिलते हैं।